हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका बड़ा प्यार मिलता है और मुझे हर जगह से फ़ोन आते हैं यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखकर, और सच मानिए कि मेरा मन खुश हो जाता है देखकर। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों की क्वेरीज़ का आंसर दे पाऊँ, लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो डेफ़िनेटली इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं तो आप डेफ़िनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह सब मैं दे दूंगा इसमें। और आज बात करते हैं अपन हर्निया के बारे में। हर्निया क्या होता है, इंग्वाइनल हर्निया की बात करते हैं आज। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के जो अक्सर जो फ़ोन आते हैं या जो जिनको मैं ऑपरेट करता हूँ पेशेंट्स को, उनके ये सवाल होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, सर्जरी की ज़रूरत तो पड़ेगी। नॉर्मली हमारी जो एनाटमी होती है बॉडी की, आप ये समझ लें कि देर आर थ्री मसल्स होती हैं जो एब्डोमिनल वॉल बनाती हैं, और उसके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो उसमें कंटेंड रहती है। अब जो हमारा नेचर ने क्या किया कि जो स्क्रॉटम में जब हमारे टेस्टिकल्स डिसेंड हुए तो उनको जो ब्लड वेसल्स वगैरह जो सप्लाई करती हैं, साथ ही जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, उसको एब्डोमिनल वॉल से निकलकर और स्क्रॉटम में जाना होता है। तो वहाँ पर एक छोटी सी स्लिट लाइक ओपनिंग जैसी रहती है। इट इज़ नॉट अ डिफेक्ट, ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं है, बट एक स्लिट समझ लीजिए। तो स्लिट से वो कॉर्ड और सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जाते हैं। ये नॉर्मल फिनोमिना है। और अगर आप खांसते हैं या कुछ भी पेट का प्रेशर बढ़ता है तो ये जो जगह है ये और आपस में चिपक जाती है, तो एक स्ट्रेंथ बनी रहती है। हर्निया में होता क्या है कि किसी भी कारण इस जगह पे वीकनेस आने लगे और इस स्लिट की ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाए और उसमें इंटेस्टाइन धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। तो इनिशियल अवस्था में तो आप केवल एक बल्ज महसूस करेंगे, और ये बल्ज कुछ नहीं है, ये एक छेद से, एक होल से जो अंदर के जो कंटेंट्स हैं यानी इंटेस्टाइन है, उनका लूप बाहर निकलने की कोशिश करता है। और शुरुआत में ये बाहर निकलेगा, आप जोर लगाएंगे, और अगर आप लेटेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। कोई पेन नहीं, हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट रह सकता है, या फिर आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर सकते हैं। तो ये अर्ली इंग्वाइनल हर्निया में माना जाएगा। अगली स्टेज अगर मान लीजिए बढ़ता रहा, या जो जो फैक्टर्स हैं जिससे हर्निया हुआ अगर वो नहीं एलिमिनेट हुए, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये जो स्वेलिंग लोकलाइज थी वो धीरे धीरे स्क्रॉटम की तरफ बढ़ने लगेगी, और फाइनली एक आपका फुल ब्लोन हर्निया बन सकता है अगर इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। आपको क्यों हुआ, कैसे हुआ? बहुत सारे कारण हैं। आप ये समझ लें कि या तो कुदरत ने दिया, नेचर ने दिया, वीकनेस ऑफ द फेशिया, या फिर हैबिट्स के कारण हो गया, स्मोकिंग एंड कॉफिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें पेट का प्रेशर बढ़ता हो। ये यानी कि आपने जो, जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक में वेट लिफ्ट जो करते हैं वो हर्निया बेल्ट लगाते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं कि उस जगह, क्योंकि उनका काम है ये करना। वंस इन अ वाइल करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रेगुलरली उन्हें करियर बनाना है। इसी तरह जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, लंबी खांसी है, या फिर थिंग्स लाइक इवन प्रेगनेंसी, या पेट का जो प्रेशर है वो और भी कई चीज़ों में बढ़ सकता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो इन सब चीज़ों से ये जो फोर्स है वो उस होल जो पोटेंशियल डिफेक्ट है वहाँ पर इसको धीरे धीरे हर्निया में तब्दील कर देता है। तो अगर मैं डिफाइन करूँ व्हाट इज़ हर्निया, हर्निया इज़ एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ अ ऑर्गन, मोस्टली इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इंग्वाइनल की बात करते हैं, कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर या कोलोन ये भी आ सकता है। तो हर्निया इज़ नथिंग बट प्रोट्रूजन ऑफ अ ऑर्गन थ्रू अ ओपनिंग टू द एक्सटीरियर। ठीक है। अब अगर नहीं कराया तो क्या होगा? कुछ नहीं कराते जी हम। और अब ये भी मैं कह दूं कि ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। अब मान लीजिए कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो दवाइयाँ खा के या कुछ इस तरह की चीज़ें करके डेफिनेटली ये नहीं ठीक होने वाला। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और कभी भी कॉम्प्लिकेशन हुआ तो आपको एक इलेक्टिव प्रोसीजर जो होना था, क्योंकि इसमें मैश भी लगनी है, तो वो आपने इमरजेंसी में अगर वो आपने कराया तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। और एज अ सर्जन हम भी आपको ये एडवाइस नहीं देंगे, और हम बोलेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अगर हर्निया है, सिम्टम्स नहीं है, तो जी एज अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए। आप लोग अपना फैमिली में बात करें, डॉक्टर के संग बैठें, टाइप वगैरह डिसाइड करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, इवेल्युएशन होगा और आपका जो प्रोसीजर है वो हो जाएगा। अदरवाइज सडनली ये फंस गया, मान लीजिए एकदम खांसी आई, छींक आई और ये निकला एंड ट्रैप हो गया, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 6 से 8 घंटे हैं। इससे मतलब आप ये समझ लीजिए कि गैंग्रीन हो जाती है आंतों में और वो फैल सकती है। तो मेरा मकसद डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये कहना है कि आज के ज़माने में
सब लोग प्रोडक्टिव हैं। अगर हर्निया डायग्नोस हुआ है तो वक्त रहते अपने जो डॉक्टर सर्जन जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे आप मिलके ये करा सकते हो। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि कराना है, कब कराना है, एज अर्ली एज पॉसिबल कराना है। वार्निंग साइंस क्या है? सडनली पेन, ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट, या फिर उल्टियाँ आना, गैस पास या मोशन बंद हो जाना, ये सब चीज़ें इसके ये बताती हैं कि किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो गया है। तो बेसिक टेस्ट होते हैं सारे आपके एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्ट्रासाउंड करा ले, अगर ना भी कराएं तो चलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में, क्योंकि हर्निया एज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स या प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। तो एज अ रूल हम लोग सबसे पहले, अगर आपकी एज खासकर ज़्यादा है, मिडिल एज एंड अबव, तो डेफिनेटली प्रोस्टेट को रूल आउट करना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि ये कारण है, आपने हर्निया की प्रोसीजर कर दी, अब अपना जो कारण है वो अपनी जगह पे ही है, खास कॉन्स्टिपेशन चल ही रहा है या फिर यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम चल ही रहे हैं, तो फिर रिकरेंस होगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि ऑप्शंस 3 हैं। मैं आपको एकदम ब्रॉड आउटलाइन दे रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ऑप्शंस 3 हैं, एक स्टैंडर्ड ओपन, दूसरा लैप्रोस्कोपिक या की होल, और तीसरा रोबोटिक सर्जरी जो रिलेटिवली न्यू है। अब अलग अलग आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किसी ने आपको ओपन बोल दिया, किसी ने लैप्रोस्कोपिक बोल दिया, कोई रोबोटिक कर रहा है, तो ये कैसे डिसाइड करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये तीनों ऑप्शंस हैं, तीनों के अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स हैं, ठीक है। देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच। 3 ऑप्शंस में से पहली चीज़ तो ये देखिए कि इंटेंट क्या है हमारा, डॉक्टर का, सर्जन का इंटेंट क्या है। इंटेंट है कि आपका हर्निया ठीक हो जाए और दोबारा ना हो और उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ये तो इंटेंट हो गया। लेकिन अब आपके शरीर, आपके इन्वेस्टिगेशंस, आप कहाँ पर हैं और आपका खुद के जो कन्विक्शंस हैं, आप भी अपनी रिसर्च करते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि रिसर्च करके आना, सही जगह से करिएगा, कहीं से भी नहीं कि उठा के इंटरनेट पे देख लिया। खासकर वो जो आजकल जो एड्स आते हैं ना, वो बिल्कुल मत देखिएगा। मतलब सर्जरी, यू शुड नॉट सेल द सर्जरी, ओके। यू शुड अंडरस्टैंड कि जो आदमी सारे काम कर रहा हो, यानी कि वो अगर ज़रूरत पड़ने पे बिना किसी सर्जरी के भी ठीक कर रहा हो, या फिर ओपन भी करता हो, या फिर लैप्रोस्कोपी भी करता है एंड रोबोटिक भी करता है, तो दैट पर्सन विल बी इन अ मच बेटर शेप टू गाइड यू, ओके। और ये डॉक्टर के ऊपर है या सर्जन के ऊपर है कि उसके अपने बायस इसमें नहीं आने चाहिए। तो व्हाट आई सजेस्ट, अगर आप मेरे पास एक अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया लेकर आते हैं तो 3 ऑप्शंस हैं, ओपन, लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, बात हो गई। अब ओपन का फ़ायदा क्या है? ओपन का फ़ायदा ये है, देखिए तीनों में रिकरेंस रेट बराबर है ये आप जान लो, हैरान हो जाओगे, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। अब ओपन की बात करें तो सिंप्लिसिटी, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टाइम टेस्टेड टेक्निक, नो डाउट अबाउट इट। कई जगहों पे जैसे टोरंटो में शोल्डाइस क्लिनिक है, आप सोचें कि वो लोग जो ओपन कट से जो सर्जरी करते हैं उसके रिजल्ट्स फिनोमिनल हैं और कट भी बहुत बड़ा नहीं लगाते। इसी तरह कुछ पुराने सर्जन्स हैं जो अभी भी ओपन ही टेक्निक को रिकमेंड करते हैं। तो ये भी देखिए कि सर्जन किस में कंफर्टेबल है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ़ायदे हैं कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइम टेस्टेड, किसी भी छोटी जगह पर भी मिल जाएंगे आपको सर्जरीज करने वाले। एक्सेसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और हाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ये लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक से कम होगा इसका कॉस्ट। ऑब्वियसली कितना होगा? 40-50 हज़ार से लेके और ऊपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, इट डिपेंड्स ऑन योर रूम, योर इंश्योरेंस, सो मैनी थिंग्स। पर मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि 50,000 से लेके लाख, 1.25 लाख तक जो इंग्वाइनल हर्निया है, वो उसमें मैश और वो सब इम्प्लांट मिला के आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। तो कॉस्ट भी कम हो गई। लेकिन इसके वो ड्रॉबैक्स क्या हैं ओपन के? देखिए, अगर मान लीजिए एनेस्थीसिया वालों ने बोला कि नहीं भाई हम सर्जरी, आप ये हाई रिस्क है, तो फिर हम ऑटोमेटिकली, हमारे पास ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, ओपन का ही रह जाता है। या फिर सर्जन को सिर्फ ओपन ही आती है और दूसरी नहीं आती, तो वो भी एक वो ऑप्शन है। बट ऐसे में पेशेंट्स को मल्टीपल जगहों पे जाके ओपिनियन ले लेने चाहिए। तो जो इसका जो कॉन्स हैं वो ये है कि एक तो लॉन्गर रिकवरी टाइम इज़ अ बिट टुवर्ड्स आई वुड से हायर साइड, गिव और टेक 2-3-4 days में भी। अगर हम तुलना करें रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक से, इंसिजन थोड़ा बड़ा साइज़ का रहेगा। कुछ लोग बहुत छोटे से भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें इंसिजन का साइज़ 3-4-5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, क्योंकि आप मैश भी लगा रहे हो, ऊपर मैश रख रहे हो उसके, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी है। तो प्राइस कम है बट थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ हो गई कि अब ओपन हर्निया को आप ऐसे देख रहे हैं कि नहीं ये तो बड़ी बेकार सी चीज़ है, ऐसा नहीं है। इट विल सर्व इट्स पर्पस, बट देन सस्ता और इजीली एक्सेसिबल, बट
इन्फेक्शन के थोड़े चांसेस, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स और उस आपका सर्जन विल टेक केयर ऑफ दैट। अगली लैप्रोस्कोपी या कीहोल पे आते हैं। लैप्रोस्कोपिक या कीहोल सर्जरी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड एज ऑफ नाउ, मोस्ट प्रिफर्ड वे। वाई? छोटे छोटे 3 होल्स हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, पेशेंट की रिकवरी भी बहुत अर्ली है, गंदे स्कार्स नहीं पड़ते, पेन भी बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन, अगर हम तुलनात्मक उससे देखें, और क्विकर रिकवरी, और आप अपने रिटर्न टू एक्टिविटीज़ भी, ड्राइविंग, ये सब आप जल्दी शुरू कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है लॉस बच गया, जो डेज़ का जो लॉस है जो हम कैलकुलेट नहीं करते वो बच गया। तो ये ओवरऑल मोस्ट प्रिफर्ड टेक्निक बनी हुई है अगर आप आज के ज़माने में बात करें तो। लेकिन इसके कॉन्स क्या हैं? कॉन्स ये हैं कि लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर हर जगह नहीं होता। दिस सर्जरी इज़ टेक्निकल सर्जरी, इसमें स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। डेफिनेटली कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, आपको लैप्रोस्कोप चाहिए जो अपने आप में बहुत महंगी चीज़ होती है, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल्स प्राइसिंग एंड योर कंडीशन एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो अगेन प्राइसिंग वही डिपेंड करता है 50-60,000 से लेके और 1.5 लाख तक में भी, और अगर दोनों साइड में है तो मे बी मोर। फिर इस पर आपने कौन सा वाला इम्प्लांट यूज़ किया है, मैश कौन सी यूज़ करी है, और इस तरह की चीज़ें जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं वो भी प्राइस को ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट ये इसी रेंज में होता है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मैं जो ड्रॉबैक बता रहा था कि इसकी एक्सपर्टाइज कम है लोगों में, तो कुछ जगहों पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए जो करते हो अच्छा, और कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन तीसरी चीज़ है कि ये हर केस में सूटेबल नहीं है। कुछ केसेस में इतने बड़े कॉम्प्लिकेशंस या कुछ होते हैं तो फिर प्रेफर ये किया जाता है कि रादर देन डूइंग लैप्रोस्कोपिक ओपन ही कर लें। सेफ्टी इज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड डिसीज शुड बी ट्रीटेड। इट्स नॉट अबाउट द सर्जरी, इट्स नॉट अबाउट द एक्सेस, इट्स अबाउट द क्योर, एंड फ्यूचर में दोबारा ना हो। हर किसी का यही मकसद होना चाहिए। तो लैप्रोस्कोपी की भी बात हो गई। अगर हम अब बात करते हैं रोबोटिक की, जो मेरी फेवरेट सर्जरी है, मुझे रोबोटिक सर्जरी जो है वो और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़ायदे ये हैं कि इट इज़ अ वेरी प्रिसाइज सर्जरी। सर्जन के लिए भी बहुत अच्छा कंट्रोल, ब्लीडिंग की रिस्क भी नहीं है। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस इंग्वाइनल हर्निया, अगर मैं रोबोटिक से जो मैंने करे हैं तो उनके जो पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम है वो बहुत बढ़िया हैं। पेशेंट एकदम ऐसा लगता है कि सर्जरी ख़त्म होते ही चलने लगेगा और डिस्कम्फर्ट भी बिल्कुल मिनिमल, और लोग तो अगले दिन फ्लाई करके अपनी कंट्री भी जाते हैं। हालांकि मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा ना करें, 4-5 दिन रुक के जाएं, कोई ऐसी आफत नहीं आई है कि सर्जरी करा के भागना है। दूसरा एक फ़नी क्वेश्चन हर कोई सर्जरी करा के मुझसे पूछता है कि एक्सरसाइज कब से कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि अभी तक आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आंसर रहती है जी नहीं, लेकिन अब कब कर सकते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आई जस्ट टेल यू दैट। तो रोबोटिक का हाई प्रिसीजन, इम्प्रूव विजुअलाइजेशन, अर्गोनॉमिक्स इज़ फिनोमिनल। मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, आपका सर्जन बहुत कंफर्टेबल रहेगा जो रोबोटिक करता है। इसके जो कॉन्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट तो इट्स अ बिग ब्लो टू योर पॉकेट। द कॉस्ट ऑफ सर्जरी ऑलमोस्ट डबल्स, इन सम केस ट्रिपल्स। सो रोबोटिक सर्जरी आपकी स्टार्टिंग 2.5 लाख से लेके, और अगर बायलैटरल है तो 4 लाख तक जाएगी। बट देन दोज हु कैन अफोर्ड, जिनका इंश्योरेंस ठीक है, वो आज के ज़माने में ये भी एक रिकमेंडेड सर्जरी है। केवल वो लोग करें जो इसको रेगुलर करते हैं। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल के अगर एस्पेक्ट से, मेरे लिए डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट, अगर हम इंडिविजुअल को कंसीडर करें, यानी हम पेशेंट को कंसीडर करें, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अब इस पर धीरे धीरे डेटा बनता जा रहा है। हमें आने वाले समय में एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि रिकरेंस रेट और इन्फेक्शन रेट वगैरह, फॉर नाउ इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं मैश और रिकरेंस रेट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तीनों में मैश की तो रिकमेंडेशन है कि मैश लगेगा। मैश कई तरह का होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, और जो इट इज़ अ नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीप्रोपिलीन फाइबर से बनता है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये ज़रूरी है हर्निया की रिकरेंस को रोकने के लिए। क्योंकि पुराने ज़माने में जब मैश नहीं लगती थी तो रिकरेंस रेट 4-5-10% तक पहुंच जाया करती थी, लेकिन मैश के बाद ये जो परसेंटेज है ये लेस देन 1% है। सो रीइंफोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिबेटेबल। अगर हम बात करें पुराने ज़माने में कुछ सर्जन जो भी रिकमेंड करते हैं कि नो मैश, बट नो, मैश शुड बी देयर। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी जो मैशेज़ हैं वो थोड़ा सा उनका प्लेसमेंट अलग हो जाता है। ओपन सर्जरी में आप ऊपर से कट लगा के ऊपर से मैश रखते हो एंड देन यू रिपेयर द वुंड। लैप्रोस्कोपी में आप नीचे से रखते हो, सो ओवरलैप होता है, तो ऑब्वियसली अगर प्रेशर बढ़ेगा भी तो ये और अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग एज फार एज
रिकरेंस रेट की बात करें, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी वही मैशेस, वही रिकरेंस रेट ऑलमोस्ट मान के चलें बराबर वही 1% से कम ही केसेस में देखने को मिलती है। और रोबोटिक सर्जरी की अगर अभी तो डेटा काफ़ी धीरे धीरे शॉर्ट टर्म डेटा हमारे पास आ चुका है, जिसमें रोबोटिक का जो बराबर के माना गया है लैप्रोस्कोपी में, लेकिन सब्जेक्टिवली अगर हम पेशेंट की साइड से देखें तो रोबोटिक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। बट अगेन ये जब तक हमारे पास पूरी स्टडी पूरा डेटा आएगा तब जाके ये बातें होंगी, क्योंकि रोबोटिक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे वो भी कम होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, सब कुछ होगा। और आई लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर with these machines getting better and better with incorporation of AI, जो गाइड भी करेंगी और एरर्स को भी रोक के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत ही स्मूथ और कर देंगी। सो अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द चॉइस ऑफ सर्जिकल टेक्निक जो है इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक पेशेंट की जो हेल्थ है, उसका साइज, टाइप ऑफ हर्निया कैसा है, सर्जन की एक्सपर्टाइज क्या है। रिकरेंस रेट जो है वो केवल सर्जिकल टेक्निक ही वो एक कंपोनेंट है। सर्जरी मैश माइग्रेशन एक प्रॉब्लम है, इसके अलावा बहुत सारे और प्रॉब्लम हो सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन हो गया, खांसी हो गई पोस्ट ऑप में, या बहुत सारी डिसीज़ ही ऐसी है जिसमें ये नहीं हो रहा। सो देयर आर एज क्या है पेशेंट की, साइज ऑफ हर्निया, ये सब फैक्टर्स हैं ये। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। और दूसरी, अब आपको मैं एक बात समझा दूं कि इसीलिए कभी अपने आप को दूसरे से कंपैरिजन मत करो कि फलाने पेशेंट को फलाने डॉक्टर ने तो ओपन बोल दिया, इसने उसकी बुराई कर दी, इसने बोला लैप्रोस्कोपी में प्रॉब्लम है, उसने बोला नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ समथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड आप और आपका जो सर्जन है, इन दोनों के जो विचार है वो मैच करने चाहिए। सर्जन भी आपको और इसमें फाइनेंशियल कंसिडरेशंस नहीं होने चाहिए। केवल ये मोटो या एम नहीं रहता है कि भाई महंगी, इट्स नॉट लाइक दैट। डॉक्टर्स आर नॉट लाइक दैट, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। सो द थिंग इज़ कि ये सब चीज़ें आपस में म्यूचुअल उससे होंगी। आप क्या ट्रेड ऑफ करना चाहते हैं, किस पैसा बचाना चाहते हैं, कॉस्ट अगर आप चाहते हैं, कॉन्शियस हैं, तो ओपन, वाई नॉट, ध्यान रखा जाएगा। इन्फेक्शन का खतरा है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह लैप्रोस्कोपी कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट अगर आप बियर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा ही होगा। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो प्रेफर्ड टेक्निक है आज के ज़माने में। और मैशेस भी कई तरह की आती हैं, फ्लैट मैशेस हैं, कंटूर्ड हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड डिफरेंट डॉक्टर्स आर कंफर्टेबल विद डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगेन मैं एक बार और आपको रीइटरेट कर देता हूँ सारी बातें कि हर्निया ट्रीटमेंट इज सर्जिकल, कब कराएं, एज अर्ली एज पॉसिबल, और क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, ओपन, लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, और खर्चा कितना आता है 50,000 से लेके और 4 लाख के बीच में, जिसमें कि सबसे कम जो खर्चा है वो ओपन में होता है। मीडियम अगर आप मान लें लैप्रोस्कोपी में तो वो कोई 1.5-2 लाख के आसपास, और 3-3.5-4 लाख का रोबोटिक सर्जरी। सो ईच वन टू हिज ओन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आई ट्राई टू कम एज मच एज पॉसिबल। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप पूछिए। अगली बार मैं कुछ कवर करूँगा, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, या लेज़र के बारे में करेंगे, ओबेसिटी के बारे में जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, नॉन सर्जिकल वेट लॉस मेथड्स। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और उसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अभी तक तो 30,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हुए। सो हेल्प करो, वी हैव टू रीच टू मे बी 100K in 2 months। सो मैं आपसे विदा लेता हूँ। नंबर्स दिए हुए हैं सारे, सानिया है, नवाज़ अहमद है हमारी टीम में, और मिस्टर शिव हैं। तो किसको आप बात करें, और वी विल डेफिनेटली विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट यू वांट। उसके हिसाब से वी कैन ऑलवेज टेलर मेड योर सर्जिकल प्रोसीजर, एंड विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक इट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर यू एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।